ईपीएफओ सैलरी लिमिट, इसमें आखिर क्या बदल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि जब नौकरी नहीं रहेगी, रिटायरमेंट के बाद, तो जिंदगी कैसी होगी? मतलब पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इनकम का कोई पक्का जरिया होगा या नहीं? ये एक ऐसी टेंशन है जो हम में से लगभग हर नौकरी करने वाले इंसान को सताती है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। चलिए सबसे पहले उसी को समझते हैं। नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब शॉर्ट में ईपीएफओ कहते हैं। तो ये ईपीएफओ है क्या? देखिए, ये भारत सरकार की एक संस्था है। इसका सीधा सा काम है, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट का पैसा यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम को मैनेज करना। मतलब ये हमारी सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत जरूरी पिलर है। सब कुछ ठीक लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक पेच है, एक ऐसी समस्या जो सालों से चली आ रही है। देखिए, नियम तो बन गए, पर वो पुराने हो गए और वक्त के साथ लोगों की सैलरी बढ़ गई, देश की इकोनॉमी आगे निकल गई, लेकिन वो नियम वहीं का वहीं रह गया। और वो नियम अटका है इस एक नंबर पर, 15,000 रुपए। जी हाँ, 15,000 रुपए। ये वो सैलरी लिमिट है जिस पर ईपीएफओ में पैसा जमा करना कंपलसरी है। मतलब अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है तो ही उसके और उसकी कंपनी के लिए पीएफ में पैसा डालना जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये लिमिट 2014 में 15,000 रुपए तय की गई थी और तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सोचिए, 10 साल से ज्यादा हो गए, जबकि इन सालों में देश की मिनिमम वेज कितनी बढ़ गई, लोगों की एवरेज सैलरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो जाहिर है ये जो 15,000 रुपए की लिमिट है, ये आज की सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और इसका असर क्या हो रहा है? असर ये है कि आज के ज़माने में जो नए नए लोग नौकरी शुरू कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 18,000 से 25,000 के बीच है, वो भी ज़रूरी सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी कानूनी तौर पर 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो कंपनियों के लिए उन्हें ईपीएफओ में लाना कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर इस लिमिट को बदलने को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है? मामला कहाँ अटका है? असल में ये कहानी है दो अलग अलग साइड्स की। एक तरफ हैं कर्मचारी और दूसरी तरफ हैं कंपनियां। देखिए, कर्मचारी संगठन साफ साफ कह रहे हैं कि ये 15,000 रुपए की लिमिट अब बेकार हो चुकी है। इसे बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपए तो करना ही चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएं। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कंपनियां, उनका कहना है कि अगर ये लिमिट बढ़ाई गई तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन मतलब पैसों का बोझ बढ़ जाएगा, और अगर सरकार लिमिट बढ़ाती भी है तो फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन का जो रेट है उसे कम किया जाए। अब जब सालों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो बीच में दखल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने लेबर मिनिस्ट्री को सीधा सीधा निर्देश दिया कि भाई इस सैलरी लिमिट को ठीक से एनालाइज करो और इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लो। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकार हरकत में आई। अब सरकार क्या करने की सोच रही है? चलिए सरकार के नए प्लान को देखते हैं। सरकार की तरफ से जो नया नंबर सामने आ रहा है वो है 25,000 रुपये। जी, 25,000 रुपये। ये 15,000 रुपये की पुरानी लिमिट से एक बहुत बड़ी छलांग है। अब इस नए प्रपोजल में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये करना। दूसरी, इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफओ के कवर में लाना। और तीसरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये कि अब ये कंपलसरी किया जाएगा कि किसी की भी टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी दिखाना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कई कंपनियां पीएफ का पैसा बचाने के लिए बेसिक सैलरी कम दिखाती हैं और बाकी पैसा अलाउंस में डाल देती हैं। ये नया नियम उस चालाकी का रास्ता बंद कर देगा। चलिए अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इससे हमारी बचत पर, हमारे रिटायरमेंट फंड पर क्या और कितना असर पड़ेगा? ये टेबल देखिए, इससे पूरी बात साफ हो जाएगी। मान लीजिए पुरानी लिमिट यानी 15,000 रुपये पर कर्मचारी और कंपनी दोनों का मिलाकर हर महीने का टोटल कंट्रीब्यूशन होता था 3,600 रुपये। अब नई लिमिट यानी 25,000 रुपये पर देखिए, ये टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़कर हो जाएगा 6,000 रुपये। मतलब सीधा सीधा हर महीने 2,400 रुपये ज़्यादा। साल का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 29,000 रुपये ज़्यादा रिटायरमेंट के लिए जमा होंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो कुल मिलाकर इस बदलाव के बड़े फायदे क्या हैं? पहला,
ज्यादा लोगों को एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा, रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड जमा होने की उम्मीद बढ़ेगी। और तीसरा, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ज्यादा होगी। आसान भाषा में कहें तो बुढ़ापे के लिए एक बेहतर आर्थिक सहारा तैयार होगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, क्या ये बदलाव भारत में सोशल सिक्योरिटी के भविष्य के लिए एक ज़रूरी कदम नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति में मिलते हैं।